हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आ गया हूँ डीएसएमएस की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। आज हम लोग पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। डीएसएमएस में हमने स्टील के स्ट्रक्चर्स के बारे में समझा था, मेंबर्स के बारे में समझा था, और उसके बाद हमने कनेक्शन शुरू किया था स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शन में, और उस कनेक्शन में हमने रिवेटेड ज्वाइंट शुरू किया था। आज हम लोग रिवेटेड ज्वाइंट से जुड़े हुए जितने भी न्यूमेरिकल्स के थ्योरी है, न्यूमेरिकल लगाने के लिए जो हमें फॉर्मूले चाहिए वो सब पढ़ेंगे। और आज एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेंगे कि कैसे लगाना स्टार्ट करना हम लोगों को। ठीक है, लेक्चर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी पर बेस्ड आपके पूरे डीएसएमएस में जितना भी आप पढ़ेंगे उसमें बिना इस चैप्टर के आप आगे नहीं जा सकते हैं। चाहे आगे का चैप्टर आप टेंशन मेंबर पढ़ें, कंप्रेशन मेंबर पढ़ें, या कोई भी मेंबर पढ़ें, उसमें बिना कनेक्शन के वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कनेक्शन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, मैंने डायग्राम पहले से बना रखा है ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, समझने में आसानी रहे। जरा ध्यान रखिएगा, सब लोग ध्यान दें यहाँ पे। सबसे पहले रिवेट से जब किसी भी मेंबर को जोड़ा जाता है, जब भी किन्हीं प्लेटों को या मेंबर्स को रिवेट से आपस में जोड़ा जाता है, तो उसमें कुछ मान्यताएं ली जाती हैं, एजम्पशंस लिए जाते हैं। एजम्पशंस क्या हैं उनको जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उसको हिंदी में कहते हैं मान्यताएं, एजम्पशंस। मतलब दीज आर एज्यूम टू बी हैपन और एज्यूम टू बी अकर। इसका मतलब समझिए, एक्चुअली अगर कोई चीज हो नहीं रही है लेकिन कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए उसको मान लिया जाता है कि ऐसा हो रहा है, तो उनको कहते हैं एजम्पशन। एजम्पशन मतलब हर वो चीज जो होती तो नहीं है एक्चुअली, लेकिन उसको अगर मान लिया जाए कि नहीं वो ऐसा ही हो रहा है, ताकि उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और कैलकुलेशन इजी हो जाती है। इस वजह से एजम्पशंस लेनी पड़ती है। लगभग आप जितना भी डिजाइन पढ़ेंगे, बिना एजम्पशंस के कोई डिजाइन या कोई भी चैप्टर आपका पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ चीजों को नेग्लेक्ट करने के लिए एजम्पशन माने जाते हैं। ठीक है, अब एजम्पशन क्या है जरा देखते हैं। रिवेट में, अब सपोज करिए ये एक दो प्लेटें हैं, इन पर फोर्स लग रहा है, इधर से पी, इधर से भी लग रहा है पी। सबसे पहले एजम्पशन में हम देखते हैं, मान लीजिए ये एक प्लेट है जो रिवेटों की मदद से जोड़ी गई है। ठीक है, इस पर एक तरफ से लोड लग रहा है पी, इधर पी अपना खींच रहा है इसको। तो बताइए क्या होगा, पी का लाइन ऑफ एक्शन क्या मिल रहा है आपको? यही लाइन ऑफ एक्शन है पी का ना, पी का लाइन ऑफ एक्शन यही है। तो अगर मैं इधर से खींचूं, अगर इसको दोनों प्लेटों को पकड़ के या किसी लोड पर ये खींचे, तो क्या होगा? सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस रिवेट पर आएगा? तो अगर देखा जाए बहुत ध्यान से, तो ये जो बीच वाले रिवेट है उन पर दबाव ज्यादा पड़ेगा या खिंचाव ज्यादा पड़ेगा, और अगल बगल के जो रिवेट है उन पर कम पड़ेगा। तो एक्चुअली होता तो यही है कि लाइन ऑफ एक्शन पर आने वाले पर इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अब इसको अगर कैलकुलेशन में लेने लगेंगे तो बहुत ही ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। इसलिए हमेशा हम करते क्या है, हमेशा हम ये मान लेते हैं कि जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा ना, कि लोड विल ऑल्सो बी टेकन इक्वली, मतलब पूरे रिवेटों पर लोड जो है ना वो बराबर बराबर बंटेगा। जबकि ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, लेकिन अज्यूम कर लिया जाता है कि ऐसा होगा। बिना इस अजम्पशंस के आप न्यूमेरिकल लगा नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम आएगी। तो पहली बात कि जो पी गया है वो सारे रिवेट बराबर बराबर वहन करेंगे। दूसरी चीज, रिवेट पर जब क्रॉस सेक्शन पर, अब रिवेट पर जब लोड आएगा तो वो कटने का या इसका प्रयास करेगा, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। लेकिन इन केसेस में अगर ऐसा हो कि इनको खींचेंगे तो हर रिवेट पर बराबर बल जाएगा, सब अपने में बराबर बराबर बांटेंगे, कोई किसी पर ज्यादा या कम नहीं। ये एक मान्यता है। दूसरा चीज कि अगर रिवेट जब कट रहे होंगे तो रिवेट के पूरे क्रॉस सेक्शन पर भी स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा। मतलब रिवेट अगर इस तरीके से गोल है, मान लीजिए ये रिवेट है पूरा जैसे ऐसे लगा हुआ है, तो जब कटेगा तो ये नहीं कि किनारे वाला पे ज्यादा स्ट्रेस है बीच में कम, पूरे पर बराबर स्ट्रेस वर्क करता हुआ माना जाएगा। तो आपने समझ लिया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। दूसरा चीज, अगर आप इनको दो प्लेटों को आपस में रख के इस तरीके से खींचेंगे तो रिवेट तो उनको रोक ही रहे हैं, लेकिन इनके बीच में आपसी फ्रिक्शन भी तो है। फ्रिक्शन काम करेगा कि नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? जब आपस में प्लेटें इस तरह से रखी हुई हैं तो इनके अंदर स्ट्रेंथ है, ये खींचेंगे नहीं। इनको खींचने से दो चीजें रोकेंगी, एक तो रिवेट वगैरह जो लगे हैं, दूसरा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी थोड़ा बहुत, लेकिन वो इतना कम होता है, और दूसरा उसको कैलकुलेशन में लेने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कहा, माना गया कि उनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं करता है। इसलिए अजम्पशन में ये चीजें मानी गई कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस, नो फ्रिक्शन, लोड विल ऑल्सो बी टेकन इक्वली। और चौथा अजम्पशन ये है, इसको जरा ध्यान समझिएगा,
जब भी आप रिवेट को दो प्लेटों या किन्हीं चीजों को जोड़ने में यूज करते हैं ना, तो आप पहले उन प्लेट्स में होल करते हैं। ठीक है, होल कर दिया हमने, उस पर पंच करके या फिर किसी भी तरीके से होल किया। अब होल में रिवेट को डाले तो क्या रिवेट का डायमीटर और उस होल का डायमीटर बराबर होगा? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर बराबर रहेगा तो रिवेट को फिट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी रिवेट को लगाते हैं तो जो होल बनाते हैं प्लेट में जिसमें रिवेट को डाल के दूसरे तरफ से पीटा जाता है, तो रिवेट का डायमीटर कम होता है, जो उसका सैंक होता है उसका डायमीटर कम होता है और होल का डायमीटर ज्यादा होता है। तो लेकिन जब रिवेट को डाल देते हैं उसके अंदर और जब पीटते हैं दोनों तरफ से ना, तो वो फिर डायमीटर फैल के मान लिया जाता है कि पूरे होल को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। यानी कि शुरू में तो नॉमिनल डायमीटर रिवेट का कम रहता है, लेकिन जब एक बार रिवेट फिट हो गया प्लेट के अंदर, पीट के हेड बन गया दूसरे तरफ, तो फिर रिवेट का जो डायमीटर बनेगा वो उस होल के डायमीटर के बराबर हो जाएगा। शुरुआत में कम रहेगा, बाद में बराबर हो जाएगा। तो शुरुआत में जो कम रहता है, शुरुआत में, अब उसको पहले इसको समझ लीजिए कि यहां लिखा है कि आफ्टर फिटिंग डाया ऑफ रिवेट विल बी इक्वल टू डाया ऑफ होल। इसका मतलब फिटिंग के बाद जो रिवेट का डायमीटर है वो होल के डायमीटर के बराबर हो जाता है। ये एजम्पशंस है, हालांकि पूरी तरह से आप ही सोचिए, पीटेंगे तो क्या बिल्कुल पूरी तरह से बराबर हो जाएगा, लेकिन एजम्पशन क्या कहता है कि हम उसको बराबर ले लेंगे। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि रिवेट जब एक बार फिट हो गई तो वो होल के डायमीटर के बराबर हो जाती है। अब उन दोनों में कितना ज्यादा होता है, रिवेट का डायमीटर होल का डायमीटर में कितने का अंतर होता है, उसको भी जरा समझ लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा, जब भी हम लोग रिवेट लेते हैं इस टाइप से, रिवेट आपने ले लिया, ये इसका सैंक है, तो सैंक का डायमीटर अगर फाई है, ठीक है, सैंक का डायमीटर अगर फाई है, तो जो होल का डायमीटर होगा वो डी होगा। डी जो है वो होल का डायमीटर होगा, होल का डायमीटर होगा। अब एक चीज और समझिएगा यहाँ पे, डी कितना लिया जाएगा, तो यदि यदि इस फाई का वैल्यू, फाई जो है, फाई अगर 25 mm तक है, अप टू 25 mm है, तो ये प्लस कर लेंगे इसमें। अगर ये अप टू 25 mm है तो प्लस हो जाएगा 1.5 mm, 1.5 mm प्लस कर देंगे इस होल का डायमीटर बनाने के लिए। जैसे अगर आपको रिवेट 20 mm का फिट करना है तो आप उसमें 21.5 mm का होल बनाएंगे, यानी 1.5 mm एक्स्ट्रा ले लेंगे। ऐसा हम 25 mm तक कर सकते हैं, यानी 25 का अगर रिवेट रहे तो उसका होल जो बनेगा वो 26.5 mm का बनेगा। लेकिन अबव अबव 20 mm, अबव 25 mm, तब के लिए इसमें प्लस कितना हम लोग करेंगे, 2 mm कर देंगे। यानी अगर 26 mm का हमको रिवेट लेना है तो उसके लिए हम होल जो बनाएंगे वो 28 mm का बनाएंगे, यानी 25 तक अगर रिवेट का नॉमिनल डायमीटर है। अब इस डायमीटर फाई को क्या कहते हैं, जब भी आप रिवेट मार्केट से खरीदने जाएंगे फिट करने के लिए, तो आप होल का डायमीटर नहीं बताएंगे, आप दुकानदार से क्या मांगेंगे, 20 mm का रिवेट दे दीजिए। तो 20 mm का रिवेट वो देगा, इसका मतलब वो सैंक का डाया जो है ना, वो फाई है ना, वो 20 mm की आप बात कर रहे हैं। बाद में वो कितना हो जाएगा, 21.5। तो रिवेट का नॉमिनल डायमीटर जो होता है, नॉमिनल डायमीटर वो होता है सैंक का डाया। लेकिन ऐसे रिवेट का जो लेते हैं हम लोग, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय या जो फिटिंग के बाद वाला डायमीटर होता है, उसको ग्रॉस डायमीटर कहते हैं, ग्रॉस डायमीटर। तो ये हम लोग का क्या क्या हुआ, एक हम लोग का हुआ ये फाई जो हुआ वो हुआ नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर। और जबकि ये डी जो हुआ, ये जो डी हुआ हम लोग का वो हुआ ग्रॉस डायमीटर। ग्रॉस डायमीटर का मतलब क्या हुआ, सकल व्यास, और इसका मतलब क्या हुआ, सामान्य व्यास। नॉमिनल और ग्रॉस। तो आई होप चीजें क्लियर है आपको। अगर आपको नॉमिनल दिया रहेगा तो आप ग्रॉस निकाल लेंगे, क्योंकि हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, ग्रॉस की। हमेशा जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम फिटिंग करने के बाद देखेंगे कि वो फिटिंग होने के बाद कितना लोड लेगा, कैसे लेगा, तो उसका ग्रॉस डायमीटर का यूज हमेशा पड़ेगा। और अभी हम लोग जब लेने जाएंगे या मिलेगा तो कितने, कौन सा मिलेगा, नॉमिनल मिलेगा। अप टू 25 mm 1.5 mm प्लस करेंगे, 25 mm से अबव रहेगा तो हम लोग 2 mm ऐड कर देंगे। आई होप चीजें क्लियर हो गई अब आपको। अब एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे,
अब देखिए यहाँ पे एक चीज और हम लोग देख लेते हैं फटाक से, क्या है हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर स्ट्रेसेस की। जब भी हम लोग का रिवेट जो बना होता है ना, रिवेट रिवेट बना होता है माइल्ड स्टील का। रिवेट माइल्ड स्टील का बना होता है, प्लेट भी माइल्ड स्टील की बनी होती है। तो रिवेट को उसमें डाल के हम लोग फिट कर दिए। अब रिवेट जब उसमें लग जाएगा ना, तो उसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। वो कटेगा, वो दबेगा, या प्लेट फटेगी। ये तीन कंडीशन इस टाइप से बनती हैं, उनको समझते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, माइल्ड स्टील का जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है एफ वाई, वो एफ वाई क्या होता है, माइल्ड एफ वाई वो 250 न्यूटन पर स्क्वायर एम होता है। इसका अर्थ हम लोग अभी समझेंगे क्या होगा। 250 न्यूटन पर स्क्वायर एम होता है। तो इस हिसाब से इसको याद रखिएगा, ये स्ट्रेसेस निकालने में बहुत फायदा करेगा। कैसे, अभी पता चल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। जैसे आरसीसी में आपने पढ़ा था ना कि अगर कंक्रीट का ग्रेड ये हो, स्टील का ग्रेड ये हो, तो ऐसा होगा और इसके लिए इतना लिया जाएगा। जैसे अगर M20 ग्रेड की कंक्रीट है तो सिग्मा सीबीसी जो परमिसिबल स्ट्रेस था उसमें वो 7 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम लिया गया। अगर स्टील का ग्रेड 250 था तो उसके लिए 140 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम लिया गया। इसी तरीके से माइल्ड स्टील में एफवाई जो होगा पूरा 250 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम है। तो इस स्टील को टेंशन में, शियर में और बियरिंग में कितना कितना लिया जाएगा उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब चलिए देखते हैं स्ट्रेस की वैल्यू अभी देख लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं लेकिन अभी समझने में इसको आपको, जैसे सिग्मा टी इसमें टेंशन में जब लिया जाएगा तो वो लिया जाएगा आपका 100 न्यूटन पर स्क्वायर एम। और सिग्मा एस जब लिया जाएगा तो वो भी लिया जाएगा 100 न्यूटन पर स्क्वायर एम। ये सब रिवेट के लिए मैं लिख रहा हूं। और जो आपका सिग्मा बी बियरिंग लिया जाएगा वो 300 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम लिया जाएगा। अब ये क्या है, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। बस ये समझिए, क्या रिवेट जब कटता है तो उसका जो स्ट्रेस उसमें आता है वो 100 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम का आता है कटने के समय मैक्सिमम। और टेंशन में भी 100 न्यूटन ही आता है। और बियरिंग क्या है, बियरिंग में 300 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम आता है। इसके बारे में अभी हम लोग तीनों लोगों को समझेंगे। अब देखिए, जब भी हम कहीं पर कोई रिवेट प्लेट में लगाए हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। अभी तक हमने आपको केवल समझाया। अब देखिए, ये रिवेट जब इसमें लगता है ना, तो लगने के बाद जब हम लोग इसको खींचते हैं इस तरीके से, तो ज्वाइंट जो है वो फेल हो सकता है। मतलब जो जोड़ बना हुआ था प्लेटों के बीच में वो कट के खत्म हो सकता है, किसी भी तरह से, कट के नहीं, कई तरीके हैं उसके फेल होने के। तो एक चीज बताइए, क्या क्या वो तरीका है कि हो सकता है इसमें पहला फेलियर का तरीका है कि उसमें रिवेट फेल हो जाए। रिवेट फेल कैसे हो सकती है? रिवेट फेल होने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो शियर फेलियर हो जाए या तो बियरिंग फेलियर हो जाए। तो अब ये दोनों क्या है, हम समझेंगे। तो पहला ये बताइए कि जोड़ को फेल होने के लिए रिवेट कट जाए या रिवेट खराब हो जाए, तब भी वो ज्वाइंट फेल हो सकता है। मतलब ये लगा हुआ था प्लेट, दोनों प्लेट में रिवेट खत्म हो गई, यानी रिवेट में कोई प्रॉब्लम हुई, रिवेट हट गया, तो वो हो सकता है। दूसरा चीज हो सकती है, जिन प्लेटों को जोड़ा गया हो वो प्लेटें डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। तो जब रिवेट की हम बात करते हैं कि रिवेट फेलियर कैसे होगा, तो रिवेट फेलियर या तो शियर के कारण होता है या तो बियरिंग के कारण होता है। तो सबसे पहले हम लोग रिवेट में शियर फेलियर को समझेंगे, ठीक है। शियर फेलियर क्या है जरा समझिए। रिवेट में जब हम देखते हैं कि कोई रिवेट इस तरीके से जोड़ा गया, लैप ज्वाइंट में जोड़ा गया, देखिए लैप ज्वाइंट में जब इसको जोड़ा गया है तो बताइए क्या होगा। ये लोड यहां पर P लगा, दोनों तरफ से लोड P लग गया। जब ये खींचेगा तो स्थिति ये बनेगी, क्या ऐसे इस तरीके से फेल होगा। क्या हुआ है देखिए, इतना लोड लगा कि जो बेचारा रिवेट लगा था ना वो कट गया। आधा हिस्सा देखिए इस प्लेट के साथ उधर चला गया है रिवेट का, और इसी प्लेन पर आधा हिस्सा इधर चला आया है, यानी रिवेट आपका कट गया। अब बताइए ज्वाइंट फेल हो चुका है कि नहीं हो चुका है? आप बिल्कुल कहेंगे सर ज्वाइंट जो बना था वो फेल हो चुका है। तो इस टाइप का जो फेल्यूर होता है जिसमें रिवेट एक जगह से कटता है, मतलब ये जो रिवेट है वो कितनी जगह से कटा है, एक ही जगह से ना ऐसे कटा है, इस टाइप के फेलियर को हम लोग सिंगल शियर फेलियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल शियर फेलियर कहते हैं। अब इस हिसाब से अगर सोचा जाए कि ये जो कटा है तो मैक्सिमम किस लोड पे कटा होगा, एक रिवेट कितने लोड पर कटा होगा। इस तरीके से मान लीजिए प्लेटें हैं, इनमें एक रिवेट डाल के खींचा गया तो किस स्ट्रेस पर कटा होगा। तो बताइए कटने वाला जो एरिया था वो कितना था, तो आप कहेंगे कटने वाला एरिया है पाई बाई 4 डी स्क्वायर। यहाँ डी क्या है,
ग्रॉस डायमीटर अभी अभी बताया हूं कि जो डी था यहाँ पे अभी बताया था मैंने, डी जो है वो ग्रॉस डायमीटर है। ग्रॉस का मतलब जब रिवेट फिट हो गया है तो उसका जो पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डी है। तो मान लीजिए डी उसका ग्रॉस डायमीटर और वो कट गया तो एरिया हो गया, कोई चीज कितना लोड ले सकता है, स्ट्रेस इंटू एरिया के बराबर ही तो। एरिया है पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और शियर स्ट्रेस जो अधिकतम यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ सकता है वो है सिग्मा एस, यानी एरिया इंटू स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है लोड। तो मैक्सिमम लोड जो कोई रिवेट बर्दाश्त कर सकता है वो होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर आई इंटू सिग्मा एस। सिग्मा एस क्या है यहाँ पे, परमिसिबल शियर स्ट्रेस है। चीजें क्लियर हो गई, यानी सिंगल शियर में, अच्छा अगर एक की जगह 2 रिवेट होते तो, या 3 रिवेट होते तो, या 4 रिवेट होते तो, बस इसी सिंपल फॉर्मूले में हम लोग यहाँ n से मल्टीप्लाई कर देते, यानी यहाँ नंबर ऑफ रिवेट से मल्टीप्लाई कर देते। अगर एक ज्वाइंट में, एक ज्वाइंट ऐसे बना है उसमें एक के बजाय 2 3 4 5 10 रिवेट हैं, तो उनमें नंबर ऑफ रिवेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक रिवेट का एरिया, नंबर ऑफ रिवेट और स्ट्रेस, इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का उस पूरे का शियर में स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। चीजें समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मतलब अगर कोई सिंगल शियर फेल्योर हो रहा है तो उसका पूरा पता करना हो तो कैसे पता करेंगे हम लोग? पता इस तरीके से करेंगे कि एक रिवेट का एरिया ले लिया, एन हम ले लिया नंबर ऑफ रिवेट्स, और सिग्मा एस स्ट्रेस ले लिया। अच्छा दूसरा तरीका ये हो सकता है कि रिवेट जो है वो बट ज्वाइंट में जुड़े हों। बट ज्वाइंट कैसे होता है मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। जब मेन प्लेट, अच्छा ये बताइए, ये दोनों मेन प्लेट थी, इसमें मेन प्लेट कौन है? ये मेन प्लेट ए है और ये मेन प्लेट बी है, और ये जो ऊपर प्लेट लगी हुई इनको क्या कहते हैं हम लोग? देखिए हमने लिखा हुआ है, इनको क्या कहते हैं हम लोग? कवर प्लेट कहते हैं। ये बताइए कवर प्लेट जब लगा, मैंने इन दोनों में अंतर भी बताया था आपको, रिवेट में बट ज्वाइंट में और लैप ज्वाइंट में अंतर भी बताया था पिछले लेक्चर में। अब बताइए जब इनको दोनों तरफ से इसी तरह पी फोर्स के साथ खींचा जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी? तो स्थिति ये बनेगी, कैसे? देखिए कोई भी एक उधर का भी हो सकता है, इधर का भी, मतलब ये प्लेट को खींचें तो ये प्लेट, देखिए ये रिवेट यहां से भी कटा, देखिए यहां से भी कटा है ये रिवेट पूरा, और यहां से भी कटा है, 2 जगह से रिवेट कटा, रिवेट 2 जगह से कटा, और ये देखिए ये प्लेट इसको निकल के लेकर के बाहर आ गई। अब ये इसके साथ चला आया, ये इसके अंदर फिट था लेकिन कटने की वजह से खिंच गया। कितनी जगह कटा? 2 जगह कटा ना। कितनी जगह कटा? 2 जगह कटा। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं डबल शियर फेल्योर। यानी जनरली अगर हम लोग देखा जाए तो एक लैप ज्वाइंट में सिंगल शियर फेल्योर हो रहा है और बट ज्वाइंट में डबल शियर फेल्योर हो रहा है। अगर बट ज्वाइंट में एक ही कवर प्लेट लगी होती, जैसे ये कवर प्लेट नहीं होती, केवल ऊपर एक लगी होती, तब सिंगल शियर फेल्योर होता, लेकिन जनरली बट ज्वाइंट में डबल शियर फेल्योर ही होता है। अब एक चीज बताइए, इस केस में अगर हम निकालते हैं इसका फॉर्मूला कि पीएस कितना होगा, यानी पीएस का वैल्यू कितना होगा, तो पीएस हम लोग क्या लिखते हम लोग 2 क्यों? क्योंकि एक ही रिवेट 2 जगह से कटा है, एक ही रिवेट 2 जगह से कटा है, तो उसका 2 एरिया, एक एरिया ऊपर वाला कटा, एक एरिया नीचे वाला, सिंपल। एक रिवेट भी 2 जगह कटा तो काटने में दिक्कत हुई होगी, तो होगा 2 पाई बाई 4 डी स्क्वायर आई इंटू एन इंटू सिग्मा एस। ये कहां से आया बताइए? सारा फॉर्मूला ऊपर वाला ही है, ये पाई बाई 4 डी स्क्वायर एन इंटू सिग्मा एस वो पूरा, लेकिन 2 से क्यों किए? क्योंकि एक रिवेट जो है वो 2 जगहों से कट रहा है। तो चीजें समझ में आ रही हैं? अगर एक ज्वाइंट को फेल होना पड़ेगा तो वो ज्वाइंट पहले देखेंगे कि कैसा है, लैप है कि बट है। लैप होगा तो इस तरीके का फॉर्मूला लगेगा, और ये होगा तो इस तरीके का फॉर्मूला लगेगा। अभी आप लोग बस इसको निकालना समझिए, थोड़ी देर में आपको बातें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। हमने देखा कि इस टाइप से कोई कट सकता है कोई भी लैप ज्वाइंट। अब अगर यही इसी में और भी चीजें हो सकती थी, हो सकता है, देखिए ज्वाइंट अगर इस तरीके से बना है तो हमने खींचा, ये कट गया, तो मान लिए कि वो ज्वाइंट फेल हो गया। लेकिन एक चीज और भी तो हो सकती है, क्या हो सकती है जरा ध्यान समझिएगा। हो सकता है कि यहां से जब इसको खींच रहे हो तो कटे ना, लेकिन रिवेट जो है ना वो पिचक जाए। रिवेट क्या हो जाए? पिचक जाए। पिचकने का अर्थ समझिए, मैं आपको एक बड़ा सिंपल से एग्जांपल देता हूं। कभी हैंडपंप देखे हैं चलाते हुए? हैंडपंप अगर आप चलाते हैं, जो नया नया हैंडपंप होता है, तो देखिए ये इस टाइप से जब बना होता है, मान लीजिए यहाँ पे ये पंप है इसका, तो इसके साथ हैंडल लगी होती है यहाँ पे,
इसके साथ यहाँ पे जब इसको आप खींचते हैं तो पानी आता है इसमें से इस तरीके से। ये हैंडल है, हैंडल में देखते हैं यहाँ पे एक बोल्ट लगा होता है ऊपर। आप देखते हैं जब उसको चलाते हैं तो ऊपर एक बोल्ट लगा होता है जिसकी मदद से आप हैंडल को चला पाते हैं। अच्छा, वो बोल्ट जब धीरे धीरे देखते हैं कटने लगता है, जब नया बोल्ट होता है तब तो सही है, जब कटने लगता है तो आवाज आने लगती है, क्योंकि खट खट उसमें लड़ता है वो लगातार। तो एक चीज जान लीजिए, हो सकता है रिवेट कटे ना, लेकिन वो पिचक जाए बीच से। पिचकने का क्या रीजन होगा बताइए? वो प्लेटें जो है ना, जिनको खींच रहे हैं आप, वो प्लेटें उसके डायमीटर पे जो रिवेट का वो सैंक है ना, उस पर दबाव डाल रही हैं, और दबाव की वजह से वो बेचारा पिचक गया है। तो वो भी ज्वाइंट हिलने लगेगा। वो ज्वाइंट निकलेगा तो नहीं, वो कटेगा तो नहीं, लेकिन हिलने लगेगा। आप ही एक ब्रिज पर जा रहे हैं और ट्रस जो है वो हिल रही हो, तो एक चीज जान लीजिए, हैंडपंप तो चल गया बंधु, लेकिन जो जहां पर रिवेटिंग करके जोड़ा जाता है चीजों को ना, वो केवल कटे नहीं, वो अगर हिल भी गए ना तब भी ज्वाइंट फेल हो गया। तो दूसरा केस यही है आपका। अगर रिवेट सीयर में नहीं फेल होता है तो फिर वो फेल हो सकता है बियरिंग में। बियरिंग में कैसे फेल हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये रिवेट नॉर्मली है, इसको फिट किए तो वो ये ऐसा था, लोड बार बार लगते लगते देखिए क्या हुआ, ये पिचक गया है बीच से। ये बीच से इस तरीके से पिचक गया है। पिचकने की वजह से आप क्या कहेंगे, ये ज्वाइंट अब लगातार हिलेगा, उसमें से आवाज आएगी, और ऐसा ज्वाइंट तो खतरनाक है, वो जब जब अब लड़ेगा वो कटते कटते कट जाएगा। इसका हिसाब समझिए क्या है। तो हमने देखा कि इसमें ये कहानी है कि रिवेट आपका कट सकता है। अच्छा, रिवेट जब दब रहा होगा तो हो सकता है प्लेट के भी दीवारों पे तो दाब पड़ेगा। होल है, होल में रिवेट है, होल जो है वो रिवेट को दबा रहा है, तो क्या होल नहीं बढ़ सकता है? होल भी बढ़ सकता है। जितना दबाव प्लेटें उस पर लगाती हैं, हैंडपंप में आप बोल्ट लगाएं, बोल्ट पतला होता है, लेकिन जो होल रहता है जिसमें बोल्ट डाले रहते हैं आप, वो होल भी तो बढ़ने लगता है। तो बियरिंग मतलब होता है जो उसके ऊपर बियर कर रहा है, उस पर लगातार उसको दबाव बना रहा है, घिसाव हो रहा है उसका लगातार, उसके वजह से उसका जो जोड़ है वो फेल मान लिया जाता है। अब पहला केस होता है कि रिवेट दब जाए। रिवेट दबेगा तो बताइए कैसे दबेगा। ये रिवेट का पूरा डाया है, अब डाया पर जब दबाव लगता है तो वो डाया के प्रोजेक्टेड एरिया पर लगता है। मतलब मान लीजिए ये इसकी मोटाई यहां से यहां तक, ये रिवेट का क्या हुआ, प्लेट अगर इसमें जुड़ी रहती, सपोज ऐसे प्लेट जुड़ा है, तो बताइए प्लेट का ये हिस्सा दबेगा कि नहीं दबेगा? ये जो प्लेट है वो इसको, इस हिस्से को दबाएगी कि नहीं दबाएगी? तो ये पूरा यहां से यहां तक प्लेट की मोटाई के बराबर हिस्से पर जो प्लेट है, यहां से यहां तक देखिए ये प्लेट है। अब प्लेट को जब खींचेंगे तो ये इस हिस्से को दबाएगी कि नहीं दबाएगी? तो ये लंबाई, ये यहां से यहां तक की लंबाई जो होती है, वही क्या होती है, उसी पर दबाव पड़ता है। तो हम चलिए उस लंबाई को, यहां से यहां तक की लंबाई जिस पर दबाव पड़ रहा है, उस लंबाई को हमने टी मान लिया। उस लंबाई को हमने, प्लेट की मोटाई ही ना है, ये बताइए जिस लंबाई पे दबाव पड़ रहा है, ये तो प्लेट की मोटाई टी ही तो है। प्लेट टी मोटाई का है तो अपनी मोटाई के बराबर हिस्से पे वो दबाव डालेगा। तो टी मोटाई है, और वो जो दबाव, ये तो ऐसे हो गया टी, इस हिसाब से टी हो गया, लेकिन जो दबाव पड़ रहा है उसकी चौड़ाई कितनी है? तो आप देखिए इसको समझिए, यहाँ प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, यहाँ पे ये टी है, लेकिन जब रिवेट को ऐसे आधे पर हमने काटा, देखिए गोलाई में रिवेट था, उसको आधे पे काटा है, तो उसके आधे हिस्से देखिए, जो ये कटा हुआ हिस्सा ये शेडेड मिल रहा है, उसी पर तो दबाव पड़ेगा, उसी को प्रोजेक्टेड एरिया बोलते हैं। ये गोल चीज है, यहाँ पे गोल चीज है, तो इस पर जब दबाव ऐसे डालेंगे आप, तो ये इसके डायमीटर के चौड़ाई के बराबर जो एरिया होगा उसी पे दबाव डालेंगे। दबाव कितने एरिया पे जा रहा है? डायमीटर की पूरी चौड़ाई इसके डाया इंटू इसका जितना मोटा है, जितना इस एरिया अगर प्लेट है तो ये ऊंचाई और ये इसका डाया, इसी एरिया पे लोड लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो प्रोजेक्टेड एरिया होता है वो प्लेट की मोटाई टी इंटू डायमीटर डी के बराबर होता है। इस हिसाब से जब रिवेट दब रहा होगा, तो एरिया इंटू स्ट्रेस के बराबर ही तो उसमें फोर्स झेलेगा। यानी बियरिंग लोड कितना झेल सकता है? पीबी, तो पीबी जो है डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी, सिग्मा बी बियरिंग स्ट्रेस है। यहां पर कट रहा था क्रॉस सेक्शन, यहां पर जो दब रहा है वो देखिए लंबाई वाला हिस्सा दब रहा है, और कटने के समय में पूरा ये रिवेट का क्रॉस कट रहा था, तो क्रॉस एरिया इंटू ये लिए थे, जबकि इसमें डी इंटू टी प्रोजेक्टेड एरिया इंटू सिग्मा बी बियरिंग स्ट्रेस लिए। देखिए सब वही है, एरिया इंटू स्ट्रेस, ये भी एरिया इंटू स्ट्रेस है। इसमें भी अगर नंबर ऑफ रिवेट्स कई सारे रहेंगे तो सब दबेंगे और n से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं?
एक रिवेट किसमें फेल हुआ, रिवेट इसमें फेल हुआ शियर में, रिवेट फेल हुआ बियरिंग में। अब चीजों को और समझिए जरा, अगर यही चीज हम मान लेते हैं कि रिवेट का फेल्योर इस हिसाब से हुआ, दूसरा चीज क्या हो सकता है कि प्लेट फेल हो सकती है हम लोगों की। प्लेट फेल होने का मतलब हुआ क्या, प्लेट या तो टेंसाइल फेल्योर हो सकता है या तो बियरिंग फेल्योर हो सकता है। तो पहले यहां बियरिंग फेल्योर को आप समझिए। मैंने कहा कि जब बियरिंग होती है, जब दबाव बनता है तो रिवेट दबता है तो साथ साथ प्लेट का होल भी बढ़ता है, यही हमने कहा। तो देखिए यहां दूसरा हिस्सा बताया गया, ये प्लेट इसमें लगी हुई है, देखिए यहाँ पे बियरिंग फेल्योर में कौन से, प्लेट की बियरिंग फेल्योर, प्लेट की बियरिंग फेल्योर होगी तो क्या होगा, प्लेट का जो होल है ना वो पहले ऐसे था, फिर खींचते खींचते देखिए होल बढ़ गया है, और ये होल बढ़ गया तो प्लेट क्या होगी, हिलेगी। अब तो उस हिसाब से होगा क्या, इसमें भी अगर आप ध्यान देंगे ना तो प्लेट अपनी मोटाई के बराबर हिस्से के रिवेट को दबाएगी तो उस पर भी दबाव कितना पड़ेगा, प्लेट की मोटाई ही तो, अगर आप ध्यान देंगे तो ये प्लेट है अगर, तो प्लेट में अगर होल है और वो होल बढ़ रहा है तो यानी प्लेट की मोटाई और उसका रिवेट का डायमीटर ही उस पर दबाव डाल रहा है, प्लेट की मोटाई और रिवेट का डायमीटर ही उस पर दबाव डाल रहा है, इसलिए प्लेट के लिए भी फॉर्मूला बियरिंग का यही होगा। यानी हमने क्या समझा, रिवेट का फेलियोर इसमें हुआ तो ये कहानी हुई, लेकिन बियरिंग फेलियोर चाहे रिवेट का बियरिंग हो चाहे प्लेट की बियरिंग हो, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों के लिए फॉर्मूला यही होगा। बात समझ गए होंगे, डी इंटू टी तो एक ही बार लगा देंगे, क्योंकि सिग्मा बी भी दोनों का एक ही है, सिग्मा बी मतलब स्ट्रेस, वो दोनों माइल्ड स्टील के हैं तो सिग्मा बी भी एक ही होगा, डी इंटू टी भी सेम ही होगा। अब वो प्लेट के साथ दूसरी कहानी ये हो सकती है कि प्लेट टेंसाइल फेल्योर कर जाए। टेंसाइल फेल्योर क्या होगा समझिएगा जरा, यहाँ पे ये प्लेट है आपकी, ये आपकी प्लेट है, बताइए देखिए यहाँ दो रिवेट लगे हैं, जब इसको हम दोनों तरफ से पी लोड लगा के खींचेंगे तो कितना मैक्सिमम लोड ये झेलेगा टेंशन में। चलिए मान लेते हैं रिवेट मजबूत है, नहीं कटे, बियरिंग भी नहीं हुआ, आप रिवेट इतने मजबूत लगे थे कि कितना भी खींच रहे हैं रिवेट न दब रहे हैं न कट रहे हैं, पता चला प्लेट ही उखड़ गई। कौन सी, कोई एक छोटी, देखिए ये कम चौड़ाई की प्लेट है, सपोज इस प्लेट की चौड़ाई यहाँ पे हमने बी मान लिया, यहाँ दिखाया भी है मैंने, यहाँ पे देखिए इस प्लेट की चौड़ाई हमने सपोज भी मान लिया, जब इसको खींचेंगे तो हो सकता है रिवेट वगैरह अपनी जगह पे देखिए जमे रहे और ये प्लेट यहीं से इसी लाइन से ऐसे कट के, देखिए कट के निकल गया आगे, ये ऐसे करके प्लेट कट के निकल गई है और आधा हिस्सा उसका उधर रह गया, जुड़ी हुई है। तो बताइए इसमें ना रिवेट कटा ना कुछ भी दबा और ये प्लेट ही कट गई, तो प्लेट इस समय जो कटी, अच्छा प्लेट अगर सॉलिड होती है, ऐसे होती, मान लीजिए ऐसे ऐसे होती प्लेट, तो जब इसको खींचते तो इसी इसी क्रॉस सेक्शन पर तो पूरा स्ट्रेस काम करता ना, कैसे, जब यही तो प्लेट जाके जुड़ी थी, जब खींचते इसको तो यही तो कटता, यही हिस्सा तो कटता इसका, देखिए जिस हिसाब से रखा गया है, कटेंगे तो इसी पर तो सारा स्ट्रेस काम करेगा, इसी मोटाई पर इसके। तो मोटाई का एरिया कितना है यहां से यहां तक, बताइए, ये एरिया कहेंगे सर ये टी है और ये यहां से यहां तक बी है, ठीक है। तो बी इंटू टी आई इंटू, देखिए सॉलिड प्लेट का, ये कैसी प्लेट है, सॉलिड प्लेट है, सॉलिड प्लेट में बी इंटू टी, इस पर स्ट्रेस जो होता है टेंशन का काम करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा प्लेट की जो कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर में जो प्लेट होता है उसका सिग्मा टी जो लिया जाता है वो लिया जाता है 0.6 FY, और वो 0.6 में जब 250 करेंगे आप तो आएगा 150 न्यूटन पर स्क्वायर mm। समझ में आ रही बात, 0.6 इंटू FY यानी 250 करेंगे तो 1, सिग्मा एटी इधर काम करेगा, तो B इंटू टी एरिया हुआ और सिग्मा एटी स्ट्रेस हुआ। लेकिन जब आप इसको, जब देखिए प्लेट को जब बीच बीच में होल करके आप ऑलरेडी काट दिए हैं तो बताइए इस पर काटना कितना आसान रहेगा, B रहेगा पूरा, लेकिन B अब पूरा नहीं बचा क्योंकि जगह जगह पे दो जगह तो आपने काट ही दिया इसको, तो आपने B में से एक D और दो D घटा दिया, तो जितने भी रिवेट ऐसे लाइन में लगे हो पूरा, ये सपोज चौड़ाई और रहती और उसमें 1 2 3 4 n रिवेट होते, तो बी में से आप पहले 1 2 3 जितने रिवेट उनको घटा लीजिए ताकि चौड़ाई उसकी कम हो जाए जो आपने काट करके कमजोर किया। रिवेट में जितने रिवेट आप सपोज करिए इसमें 3 4 रिवेट एक ही जगह लगा देते, खींचते आराम से प्लेट कट जाती। रिवेट लगाने का ये फायदा है कि रिवेट मजबूती तो देंगे जितने रिवेट रहेंगे, लेकिन वो प्लेट को कमजोर बना देते हैं,
जितना ही ड्रिल होता जाएगा प्लेट कमजोर होती जाएगी। तो प्लेट की स्ट्रेंथ कैसे लेंगे, तो बी इंटू टी इंटू सिग्मा टी होना चाहिए था, लेकिन बी इंटू टी ना होके बी में से माइनस करेंगे एनडी, एनडी मतलब डी मतलब एक रिवेट, दो रिवेट, एन रिवेट, तो B में से ND माइनस करेंगे, उसके बाद T से गुणा करके सिग्मा T करेंगे, तब आ जाएगा आपका PT का वैल्यू। बात समझ में आ रही है क्या हुआ। अब एक चीज देखिए, आपने हर तरीके से समझ लिया कि कोई भी ज्वाइंट फेल हो सकता है, कोई भी एक तरीके से फेल हो जाएगा। आपने हो सकता है ज्वाइंट कट जाए, हो सकता है ज्वाइंट दब जाए, हो सकता है प्लेट फट जाए। तो एक बात बताइए, यहां से आप सब जब भी कोई क्वेश्चन आपको देगा, अब यहां पर मूल बात, जब भी कोई क्वेश्चन देगा उसमें बोलेगा इस चौड़ाई प्लेट इस रिवेट के साथ जोड़ी गई है, आपको तुरंत उसमें सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आप जाएंगे और तुरंत उसका क्या निकालेंगे, उसका पीएस निकालेंगे। पीएस कैसे निकालेंगे, उस फॉर्मूले से, या अगर बट ज्वाइंट है तो इस फॉर्मूले से, किसी एक से पीएस निकालेंगे। आप ये जान लेंगे कि इतना लोड वो सीयरिंग में झेल सकता है, अब इतना स्ट्रेस झेल सकता है तो इतना लोड सीयर का पीएस निकाल लिया आपने। फिर आप दूसरा क्या निकालेंगे, पीवी निकालेंगे। पीवी कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला दिया हुआ है डी इंटू टी इंटू। फिर आप पीटी निकालेंगे। पीटी कैसे निकालेंगे, बी माइनस एन डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी, तीनों निकालेंगे। तो अब इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वही आपका स्ट्रेंथ होगा प्लेट जॉइंट का। क्यों, क्यों लिस्ट वन का मतलब जो सबसे कम हो वही आपका स्ट्रेंथ होगा। कैसे सबसे कम वाला, क्योंकि देखिए हो सकता है रिवेट बहुत ज्यादा हो तो रिवेट अपना मिल करके सीयर बहुत ज्यादा झेल सकते हो, चलिए रिवेट ने सीयर झेल लिया, लेकिन क्या पता प्लेट ही कट जा रही हो, तो जब आप खींच रहे हैं ज्वाइंट फेल होना है, हो सकता है रिवेट ना कटे लेकिन प्लेट कट जाए, तो ज्वाइंट तो फेल हो गया ना। यानी जो सबसे कम स्ट्रेंथ होगी वही उसकी स्ट्रेंथ होगी। जैसे सबसे कम स्ट्रेंथ का मतलब हो सकता है सीयर में बहुत मजबूत हो लेकिन उसके पहले टेंशन में फेल हो जाए, हो सकता है इन दोनों में मजबूत हो लेकिन बियरिंग में फेल हो जाए। कोई भी फेलियर जो सबसे कम सीआर में 100 पर फेल होता लेकिन उससे पहले 80 आते आते वो टेंशन में फेल हो गया, तो हमारा स्ट्रेंथ कितना हुआ, 80 हुआ, 100 नहीं हुआ, यूनिट जो भी हो उसकी। समझ में आ रही बात। तो आप लोगों ने ये चीज समझ लिया पूरी तरीके से कि इस तरीके से अगर कोई रिवेट ज्वाइंट जोड़ा गया हो तो उसमें ये स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। आई होप क्लियर है चीजें। अब एक छोटी सी बात समझ लीजिए, इनमें कैसे कैसे हम लोग क्या लेंगे। इसमें सब कुछ क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, देने का अर्थ ये हुआ कि सिग्मा एस वगैरह भी दिया रहेगा, सिग्मा बी भी दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो कितना मानेंगे उसको भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अब। अगर आपको जैसे आरसीसी में जब ग्रेड दे देता था तो आप वैल्यू मान लेते थे ना, अब यहां पर क्या होता है कि रिवेट में एक ही ग्रेड ही होती है 250, तो इसलिए वैल्यू ज्यादातर केसेस में दे देता है। नहीं दिया तो कितना लेना है, जैसे अगर आपको लेना है किसका वैल्यू, सिग्मा टी का, सिग्मा एस का और सिग्मा बी का, तो अगर पावर ड्रिवन रिवेट है, पावर ड्रिवन रिवेट है, पावर ड्रिवन क्या याद है ना, मैंने रिवेट की क्लासिफिकेशन बताया था आपको कि जो मशीनों से या हाइड्रोलिक प्रेस से रिवेट बनाया जाता है, तो पावर ड्रिवन अगर रिवेट है तो इसकी वैल्यू आप 100 लेंगे रिवेट के लिए। रिवेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ, रिवेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ सिग्मा एस में भी 100, ये सब किस में है, न्यूटन पर स्क्वायर एमएम में, हमेशा ध्यान रखिएगा न्यूटन पर स्क्वायर एमएम में, और इसकी वैल्यू आप 300 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम लेंगे। चीजों को समझिए जरा, पावर ड्रिवन में। लेकिन अगर हैंड ड्रिवन है, हैंड ड्रिवन को छोड़िए, अगर पावर ड्रिवन ही है लेकिन फील्ड रिवेट है, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट है, फील्ड रिवेट है, तो इनकी स्ट्रेंथ 10% तक कम कर दी जाएगी। यानी ये हो जाएगा 90 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम, ये भी हो जाएगा 90 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम, और ये हो जाएगा 270 न्यूटन। सबको हमने 10% क्या कर दिया है, कम कर दिया है। फिर इसी तरीके से अगर हैंड ड्रिवन हो जाए, दोनों पावर ड्रिवन है, एक शॉप में किया गया है एक फील्ड में, और हैंड ड्रिवन का केस में क्या हुआ, हैंड ड्रिवन का मतलब हुआ
कि इनकी तुलना में 20-20% कम कर दिया जाए। तो 100 वाला कितना हो जाएगा 80, ये 100 वाला भी 80 न्यूटन, और ये 300 का 240 होना चाहिए, बट कोड हैज रिकमेंडेड दैट दिस शुड बी 250 न्यूटन पर स्क्वायर एम। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्ट्रेस की वैल्यू अगर ना दी रहे तो सिग्मा एस की वैल्यू, सिग्मा बी की वैल्यू ले ली जाती है। सिग्मा टी का वैल्यू 0.6 एफ वाई, क्योंकि सिग्मा टी अक्सर रिवेट नहीं प्लेट में लगता है, और प्लेट के लिए बोला गया है कि सिग्मा टी, ये सिग्मा टी रिवेट की वैल्यू है, ये सिग्मा टी जब प्लेट होता है तो ये 0.6 एफ वाई हो जाता है, यानी 0.6 इंटू 250, दैट मीन्स 150 न्यूटन पर स्क्वायर एम लिया जाता है। किसका? 100 की जगह कितना 150। अक्सर ये क्वेश्चन में दे ही दिए रहते हैं सारे वैल्यू, ना दिए रहे तो आपको प्लेट की इतनी मान लेती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, प्लेट में शियर वगैरह नहीं आती है रिवेट में, उसमें टेंशन आती है। रिवेट में क्या आता है? शियर आता है और बियरिंग आता है, इसलिए रिवेट के ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, प्लेट के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि न्यूमेरिकल कैसे लगाना है। कोई भी एक दे और उसमें न्यूमेरिकल आप कोई एक छोटा समय लेके आपको दिखा भी दे रहा हूं, उसके बाद देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आपकी बुक का ही मैं लगा रहा हूं, यहां पे दिया हुआ है, पढ़ दे रहा हूं मैं इसको। 10 mm मोटी दो प्लेटों को 18 mm व्यास के रिवेटों से एकल रिवेट लैप जोड़ा गया है। इसका अर्थ समझिए पहले तो। 10 mm मोटी दो प्लेटें हैं, सपोज करिए मैं यहीं बना दे रहा हूं, 10 mm मोटी दो प्लेट है, एक ऐसे है और एक इसके नीचे इस तरीके से लैप ज्वाइंट है, बोला गया है क्वेश्चन में। 10 mm मोटी दो प्लेटों को, ये सिंपल क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी। 10 mm की प्लेट है दोनों, ठीक है, 10 mm की प्लेट है, बोला एकल रिवेट लैप जोड़ा गया है यदि पिच 55 mm हो। पिच क्या होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ये बना होगा ऐसे, ये प्लेट एक ऐसे होगी, एक ऐसे होगी और दूसरा इसके अंदर ऐसे लगा होगा, यहाँ पे ऐसे। ये ऊपर, ये वाली प्लेट जो है ऊपर हो गई, ये वाली नीचे हो गई, ये प्लेट ए हो गई, ये प्लेट बी हो गई सपोज करिए। तो जब इनको लगाया गया इस पर प्लेट ए और बी को, तो इनमें रिवेट ऐसे लगे। कैसे रिवेट लगे? इस टाइप से रिवेट लगे हैं। आप बताइए, इसमें एक चीज मैंने यहाँ पे प्लेटों को ब्रेक किया है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में चौड़ाई नहीं दिया है। देखिए ध्यान से, बोला क्या है, 10 mm की दो प्लेटों को 18 mm व्यास के रिवेटों से, 18 mm मतलब फाई बराबर कितना दिया? 18 mm। जब भी mm व्यास का रिवेट दे तो इसका मतलब वो नॉमिनल डायमीटर दे रहा है, नॉमिनल दे रहा है, ठीक है, नॉमिनल डायमीटर 18 mm दिया है, जोड़ा गया है। यदि पिच 55, पिच मतलब होता है ये जो रिवेट है, एक रिवेट से दूसरे रिवेट के सेंटर तक की दूरी को पिच कहते हैं। यहां पे अर्थ समझिएगा, कई बार प्लेटों की चौड़ाई पूरी न दे करके, पूरी चौड़ाई न दे करके एक पिच दे देता है, और उस एक पिच की स्ट्रेंथ अगर आप निकाल दें तो जितनी भी चौड़ाई रहेगी पूरे की स्ट्रेंथ हम लोग निकाल देंगे। जैसे अगर एक पिच है, दो पिच है, इसी तरह 10 पिच रहेंगे तो एक पिच का स्ट्रेंथ पता होगा तो 10 से गुणा कर देंगे, 10 पिच का स्ट्रेंथ आ जाएगा, ठीक है। प्लेट की चौड़ाई बी दिया होता तो अलग बात थी, यहां पर पिच दिया है, यानी ये पिच दिया है 55 mm। ध्यान समझिएगा। आगे बोला है कि जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। अनुगेय प्रतिबल Ft का वैल्यू, आपकी बुक में सिंबल्स यूज किया है कुछ इस तरह से। Ft बोला है कि 150 दिया हुआ है, Fs जो दिया हुआ है वो दिया है 90, और जो Fb दिया है वो दिया है 270 न्यूटन पर, सब न्यूटन पर स्क्वायर एम में दिया हुआ है, ठीक है। ये भी न्यूटन पर स्क्वायर एम में, ये भी न्यूटन पर स्क्वायर एम में, ये तीनों स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है। अब बताइए हमको इसको स्ट्रेंथ को निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली चीज इसमें हम लोग देखिए क्या करेंगे। सबसे पहली बताइए यहाँ पे कि इसका d कितना होगा, ग्रॉस डायमीटर। तो देखिए 18 mm का है, तो 18 प्लस 1.5 कर दें, यानी कितना हो जाएगा 19.5। क्लियर है यहाँ पे? अब बताइए यहाँ पे अगर हम बोले कि PS कितना होगा, तो अगर लैप ज्वाइंट है जिसमें रिवेट जो है इस तरीके से लगे हैं, तो रिवेट का सिंगल शियर फेलियर होगा, क्योंकि एक ही जगह से रिवेट कटेगा। अब कहेंगे सर आप 3 रिवेट लगा है, तो देखिए 3 रिवेट आप हम लगाएं अपने मन से, वो नहीं बोला है 3,
वो बोला है कि एक पर पिच में सिंगल लाइन रिवेटिंग की गई है, तो इसका अर्थ यहाँ पर ये हुआ, देखिए एक पिच में देखेंगे ना, तो एक पिच में मतलब सेंटर टू सेंटर में एक रिवेट आती है। कहेंगे सर इसके सेंटर से इसके, तो आधा ये, अगर इसी दूरी को आप यहाँ ले लें एक पिच, जैसे आप अगर इस पिच को ऐसे सेंटर टू सेंटर ना लेके ऐसे भी ले लेंगे, तो एक पिच जो 55 mm लेंगे तो उसमें एक रिवेट आएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो पीएस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक रिवेट कटेगा, एक पिच में एक रिवेट आता है। तो एक पिच में π/4 19.5 का स्क्वायर ये एरिया हो गया, इनटू अब सीयर की वैल्यू कितना दिया हुआ 90, तो 90 यहाँ पे रखेंगे, तो यही ना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक ही रिवेट है उसका एरिया इनटू स्ट्रेस, कट गया। देख लेते हैं कितना आएगा, तो पीएस की वैल्यू देखिए कितनी आई, तो आपका आ जाएगा 8 इनटू हमने कर दिया 90, एक मिनट, 19.5 का स्क्वायर इनटू इनटू हमने कर दिया पाई और डिवाइडेड बाई 4 और मल्टीप्लाइड बाई 90, यानी हम लोग का आ गया 43005.6 न्यूटन। इसका न्यूटन का अर्थ कितना हुआ है, किलो न्यूटन में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 430.05 किलो न्यूटन। ये एक रिवेट की एक मतलब सीयर में इसकी स्ट्रेंथ हो गई, पीएस की वैल्यू। अब इसी तरह से पीबी कितना हो जाएगा, तो पीबी क्या होता है, डी इंटू टी आई इंटू एफ, यहाँ पे आपने एफ बी दिया, एफ बी। अब बताइए डी का वैल्यू 19.5 रखिए, टी का वैल्यू कितना रखें, देखिए 10 mm की प्लेटें हैं, अगर कोई एक प्लेट 10 की और दूसरी 8 की होती तो हम कौन सा लेते, फिर जो पतली प्लेट होती उसका बेयरिंग जल्दी होता। तो इस वजह से हमेशा जब भी दो अलग अलग माप की प्लेटें हों, यहाँ तो एक ही माप की है, मैं 10 यहाँ पे रख दूंगा, लेकिन अलग अलग माप की अगर होती तब आप क्या करते हैं, तब आप किसी एक प्लेट का जो पतली होती उसका रखते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आई इंटू एफ बी का वैल्यू 270 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आ गया आपका 52.65 किलो न्यूटन। ये न्यूटन में आया था, मैंने 1000 से डिवाइड करके इसको कर दिया। इसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है, एक मिनट, 19.5 का स्क्वायर ये आ रहा है 380.25 और मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइडेड बाई 4 और ये फिर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 90। ये वैल्यू थोड़ी गड़बड़ है, ये नहीं है, ये इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मुझसे गलती हुई है। हुआ है आपका 26878.28, यानी जब इसको चेंज करेंगे आप किलो न्यूटन में तो पॉइंट को 1 2 3 पॉइंट का 26.87 किलो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो पीएस की वैल्यू आपने निकाल ली, पीबी की, आप पीटी की भी वैल्यू निकाल लेंगे। पीटी कैसे निकालेंगे देख लीजिए, पीटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पीटी जो हो जाएगा आपका, पीटी मैंने बताया ना कि एक पिच में, आप पूरे प्लेट को बी तो पता नहीं हमको, चौड़ाई उसकी नहीं पता है, तो एक पिच तो पता है, तो एक पिच का निकाल, देखिए सब आप एक पिच का, एक पिच में सीयर, एक पिच में एक ही रिवेट होगा उसका सीयर निकाल दिए, एक पिच में एक ही रिवेट उसकी बियरिंग निकाल दिए, एक पिच में तो जो बी माइनस एनडी कर रहे थे, अब उसके जगह पे बी की जगह क्या हो जाएगा, पिच की चौड़ाई पी, आप पी में कितने, जैसे चौड़ाई बी में से आप कुल रिवेट घटा रहे थे ना,
अभी देखा आपने। तो आप P में से आप एक ही रिवेट माइनस करेंगे, P माइनस डी आई इंटू टी आई इंटू क्या कर देंगे आप एफ टी। क्यों ऐसा किए हैं? बी होता तो उसमें जितने रिवेट होते सब घटाते, लेकिन आप यहाँ पे चौड़ाई की जगह एक ही पिच, पिच मतलब अंतराल होता है यार, एक लाइन पूरे चौड़ाई में से एक छोटा हिस्सा, तो एक छोटे हिस्से के लिए आपने पी और उसमें से डी क्यों, एक ही डी क्यों, क्योंकि जानते हैं एक ही डी आ ही रहा है। तो पी माइनस डी आपने कर दिया, क्या हो जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा। पी की वैल्यू है 55 माइनस 19.5 इंटू टी की वैल्यू 10 और एफ टी की वैल्यू 150। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ रहा है 55 माइनस कर दिया आपने 19.5 और मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 150। आंसर आ गया आपका 53.25 53.25 किलो न्यूटन। अब एक चीज बताइए जरा, ये जो प्लेट है जब इस पर लोड ऐसे लगेगा ना, लोड लगेगा ना, तो इस पर पहले कितना लोड लगाएंगे आप? लगाते लगाते आप पहुंचेंगे 26 पर, ठीक है। 26.87 पे जैसे ही आप पहुंचेंगे वो एक रिवेट जो है ना वो कट जाएगा वहीं पर। फिर आगे आप बल लगाते, अगर वो रिवेट नहीं कटा होता ना तो फिर वो दबता 52 पे और प्लेट फटती 53 किलो न्यूटन पे। तो बताइए सबसे पहले कट ही गया तो बाकी पर हम पहुंच कहां पाए? मतलब खींचते खींचते प्लेट बहुत मजबूत थी, प्लेट को फाड़ने के लिए इतना बल चाहिए और उसको दबाने के लिए इतना बल चाहिए, लेकिन उससे पहले 26 पर ही कट जा रहा है। तो जो पूरा ज्वाइंट हुआ उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई? यानी जो स्ट्रेंथ हुआ पीएस, यानी पूरे का स्ट्रेंथ जो आपका बना पी, स्ट्रेंथ जो आपका बना वो कितना हुआ? वो पीटी, पीबी और पीएस में जो सबसे कम हो। तो अभी सबसे कम कौन सा है? पीएस वाला। पीएस यही इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी 26.87 किलो न्यूटन। एक सिंपल न्यूमेरिकल मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद वाले में कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में होंगे। तब तक के लिए बने रहिए, थोड़ा और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों तक, अपने जूनियर तक पहुंचाइए जो लोग चैनल को जानते रहें, ताकि उनका भी भला हो और मैं भी एक, जितना ज़्यादा रिस्पांस मिलता है आप लोग कमेंट करते हैं उस हिसाब से मुझे भी अच्छा लगता है। तो इसलिए वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करिए, न्यूमेरिकल्स लगाते रहिए। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो सर ये वाला बताइए, क्योंकि अभी ये तो शुरुआत है, अभी हम लोग अच्छा न्यूमेरिकल इसका डायमंड का देखेंगे या जो भी और अच्छे न्यूमेरिकल। अगला जो मैं कोशिश कराऊंगा आपको कि एक अच्छा न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसलिए अगला लेक्चर जरूर देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।